नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार लगता है किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। चाहे कोई भी हो, सरकार के सामने अगर वो सरकार के हत्थे चढ़ गया तो उस पर एफआईआर होना अब कहें जो फिक्स है। चाहे वो कोई माननीय हो या कोई भी व्यक्ति हो, माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को या किसी भी तरह के कोई माननीय है, वो अगर माफियागिरी कर रहे हैं तो सरकार की नज़र में वो अपराध है, आप पर एफआईआर होगा। और पिछले कहें जो 15 से 20 दिनों में सरकार की तरफ से, या कहें जो इस सरकार नई सरकार के गठन के बाद जो सम्राट चौधरी जी ने जो सरकार का नेतृत्व किया है, उसके बाद से लगातार 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है 3 माननीयों पर। और तीनों में से 2 कहें जो सरकार के ही कोटे के एनडीए के हैं और एक आरजेडी के हैं, आरजेडी के हैं, साहबुद्दीन के पुत्र हैं ओसामा, और 2 जेडीयू के ही विधायक हैं। और दोनों विधायक अपने कद्दावर कद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उन पर इससे पहले भी कई एफआईआर थे और फिर नया एफआईआर हुआ और नए एफआईआर के साथ गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रेड भी किया। एक विधायक ने कहें जो जमानत भी ले ली और वो भी जमानत 7 तारीख तक, यानी कल तक ही जमानत है। सबसे पहले गोपालगंज चलते हैं। गोपालगंज में, लेकिन उससे पहले बता दें जो कल 2 या 3 तारीख की 2 रात्रि और 3 रात्रि के मध्य में मोकामा के विधायक अनंत सिंह गए थे गोपालगंज के सेमरा गांव में। थाना मीरगंज है, सेमरा गांव में। और वहाँ उन्होंने एक गुड्डू राय, मुखियापति गुड्डू राय के यहाँ एक आयोजन में उन्होंने वहाँ पर डांस देखा, नाच देखा, या कह लीजिए उसको डांस तो अच्छा, नाच देखा। नाच देखने के दौरान कहें जो हथियारों का भी प्रदर्शन हुआ। पुलिस को उस सोशल मीडिया से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीर मिलती है। पुलिस ने अपने बयान पे विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों पर नेम्ड एक्यूज या कहें प्राथमिकी दर्ज की। और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इसकी जो बजाबते एक प्रेस नोट मीडिया में जारी की गई, जो विधायक के खिलाफ पुलिस ने अपने बयान पे हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील डांस का एक एफआईआर मीरगंज थाने में दर्ज किया गया। इसके कंप्लेनेंट पुलिस के अधिकारी हैं और साइबर सेल के ही अधिकारी हैं, क्योंकि साइबर सेल आईटी सेल ने ही इसको कहें जो डाउनलोड किया, उसके बाद उस पर एफआईआर किया। इसके पहले चलते हैं सिवान। सिवान में महादेवा थाना के अंतर्गत एक डॉक्टर दंपत्ति ने साहबुद्दीन, जो सिवान के कद्दावर नेता हुआ करते थे, डॉन भी हुआ करते थे, और उनके पुत्र ओसामा पर एक एफआईआर किया गया ज़मीन कब्जा करना और रंगदारी को लेकर के, और उस पर वारंट भी निकल गया। वारंट निकलने के बाद 4 तारीख को छपरा रेंज के डीआईजी के नेतृत्व में एक लीडिंग टीम ओसामा के आवास पे गई और वहाँ रेड किया। भाई, जब वारंट निकला हुआ है, सबको पता है, तो कोई तो अपने घर पे रहेगा नहीं। लेकिन डीआईजी के नेतृत्व में एक रेड करने के लिए एक टीम वहाँ गई और टीम ने वहाँ रेड किया। ओसामा मिले नहीं, लेकिन जो डीआईजी की चेतावनी थी, डीआईजी की चेतावनी उन्होंने ओसामा के माध्यम से पूरे बिहार, या कहे जो अभी तो वो डीआईजी छपरा रेंज के उन सभी माफियाओं को उन्होंने दे डाली, जो अगर कोई ज़मीन माफियागिरी कर रहा है या किसी भी तरह का अगर माफियागिरी कर रहा है तो उसकी खैर नहीं। और उन्होंने चेतावनी भी दी। आइए आपको पहले सुनवाते हैं जो उनकी क्या चेतावनी है। संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी गरीब गुरबा और बोनाफाइड मालिक के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश न करें, अन्यथा सिवान पुलिस हर तरह से तैयार है और कड़ी कानूनी कार्रवाई हर तरीके से की जाए। सर, ये महादेवा ओपी का एक मामला था। एक डॉक्टर की ज़मीन में ज़बरदस्ती रंगदारी से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है और हम लोगों ने अच्छे से अनुसंधान किया है और अनुसंधान उपरांत हम लोगों ने कॉम्पिटेंट ऑनरेबल कोर्ट से वारंट प्राप्त कर हम लोगों ने रेड छापामारी किया है। तो आपने सुना किस तरह से डीआईजी ने चेतावनी दी और कहा जो कि कोई भी हो वो बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा और कहीं भी किसी तरह की माफियागिरी अब किसी की नहीं चलेगी। लेकिन एक चीज़ तो है, डीआईजी ने रेड करके, और डीआईजी ने जिस तरह से रेड किया, डीआईजी की रेड को जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखा गया, टीवी पर, मीडिया पर देखा गया, इससे कम से कम ओसामा माफिया तो नहीं, डॉन तो नहीं, लेकिन पुलिस ने उसको डॉन इस रेड ने बना दिया। इतने मीडिया के साथ अगर रेड करेगा कोई, किसी के यहाँ भी, वो अगर डॉन नहीं भी है तो वो डॉन बन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास क्या बचा। जिसके यहाँ डीआईजी खुद रेड करने के लिए पहुँच रहे हैं, अब उसको डॉन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हम ये कह लें जो पुलिस अगर डॉन
बनाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई गलत होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से ओसामा पर मुश्किल से 1 या 2 मामले अभी दर्ज हैं, या 2 या 3 मामले दर्ज हैं, और 2 या 3 मामले दर्ज हैं। बहुत ही बड़ा कहे जो हत्या या लूट या अपहरण का मामला अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुआ है ओसामा पर, लेकिन एक ज़मीन कब्जा का एक आरोप और रंगदारी की मांग को लेकर के एक मामला दर्ज है। उस मामले में ठीक है वारंट भी निकला। मैं ओसामा का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ओसामा को गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से पुलिस की टीम ने DIG के नेतृत्व में वहाँ पर रेड किया, ये ओसामा को डॉन या माफिया बनाने के लिए काफ़ी है। अब चलते हैं उसी रेंज में, और सारा जो MLA पर FIR हुआ है सारण रेंज में ही, गोपालगंज, सिवान। अब गोपालगंज में हो गया अनंत सिंह पर, सिवान में हो गया ओसामा पर, अब और गोपालगंज में ही अब आ जाइए एक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे में 12 से 14 मामले उन पर पहले से भी दर्ज हैं। पुराने इस तरह का काम करते हैं, उन पे भी ज़मीन माफियागिरी, ज़मीन कब्जा करने का आरोप उनके भाई सतीश पांडे और CA राहुल तिवारी पर 3 लोगों पर नेम्ड FIR हुआ। पुलिस ने पटना से लेकर गोपालगंज तक सारे जगहों पर रेड किया, और वह गोपालगंज SP भी खुद रेड करते हुए दिख रहे हैं। गोपालगंज SP ने उनके पेट्रोल पंप पे, उनके आवास पे, पटना में भी उनके विधायक आवास पे रेड हुआ जो सचिवालय थाना क्षेत्र में है। तो कहे इन जगहों पर कई जगह रेड हुआ, फिर और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। वो भागे भागे फिर रहे थे। फिर कोर्ट में जो गोपालगंज के लोअर कोर्ट में फिर अमरिंदर पांडे की तरफ से बेल पिटीशन लगा। बेल पिटीशन पे सुनवाई हुई। बेल पिटीशन पे तत्काल जमानत तो उनको मिल गई, लेकिन 7 तारीख तक ही, यानी कल तक ही वो जमानत पर रहेंगे। कल के बाद हो सकता है जमानत टूट भी सकती है और फिर पुलिस के जो रडार पे वो आ जाएंगे। लेकिन इससे ये साफ साबित हो गया, जो अब बिहार में ये मैसेज देना चाह रही है सरकार, जो चाहे उनके समर्थक हों, चाहे NDA के घटक दल हों या विरोधी हों, अगर आप माफियागिरी कीजिएगा, अगर आपके खिलाफ शिकायत होगी तो प्राथमिकी दर्ज होगी, वारंट निकलेगा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड करेगी। ये क्योंकि जिस तरह से नई सरकार जब से बनी, नई सरकार बनने के बाद 10 दिन के बाद से 28 तारीख से जिस तरह से पुलिस की जो सरकार के साख पे जो बट्टा लगा, जो सुल्तानगंज कांड हुआ, कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, वहाँ के अध्यक्ष की को घायल करना, फिर रामधनी यादव का इनकाउंटर, उसके बाद सिवान में जिस तरह से XMLC मनोज सिंह के भांजे की हत्या, बहनोई को घायल करना, और फिर उसके बाद इन दोनों इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों अपराधी की भी इनकाउंटर, एक के साथ हाफ इनकाउंटर, दूसरे के साथ जो मुठभेड़ में ढेर। उसके बाद ठीक, क्योंकि उसके बाद भागलपुर का पुल गिरना, ये अपने आप में एक जो नई सरकार के लिए अचानक से कल वैसे 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण भी है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, बहुत जम्बो जेट जो 30 लोगों का मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है। अभी 3 है, 27 और शपथ लेंगे, 3 से 30 हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है, जो अब कोई माननीय तत्काल से लेकिन ये जो तीनों माननीय हैं, ये माननीय पर पहले से ही कई सारे केस, अनंत सिंह पे भी कई केस, अमरिंदर पांडे पे भी केस, ओसामा के पिता शहाबुद्दीन पर लगभग 28-30 केस था। ओसामा पे भी अगर ठीक से निकाला जाए तो 4-5 केस हो ही जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ही 2 केस हुए हैं। एक डॉक्टर दंपत्ति ने किया ज़मीन कब्जा और एक केस हुआ था एक जीप और ऑटो के टक्कर के बाद जो हिंसक झड़प हो गई थी वहाँ, उसमें भी ओसामा का नाम आया था, उसमें भी ओसामा नेम्ड किए गए थे। लेकिन अभी ये मैसेज ज़रूरी था बिहार के लोगों के लिए, जो अगर आप कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर आप अपराध करते हैं, अगर माफियागिरी करते हैं, तो पुलिस के रडार पर आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पुलिस के रडार पे अगर आप नहीं आइएगा तो पुलिस की छवि खराब होगी, और पुलिस फिर अपनी जो छवि, जो USP है पुलिस का, जो नीतीश कुमार जी का जो 20 वर्षों तक जो उनका USP था, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तो क्राइम के साथ कोई समझौता नहीं, करप्शन पे लगातार वार हो रहा है, और कम्युनलिज्म में तो नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में कंट्रोल किया ही, लेकिन करप्शन अभी बचा हुआ है। और अचानक से क्राइम, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा बिहार में अभी, जो अगर कह लिए जो आप अपहरण या बैंक डकैती या ज्वेलरी शॉप में लूटा डकैती या NH पे डकैती, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं अचानक हो जा रही हैं
जो सरकार बहुत असहज महसूस करती है। जैसे आप देखेंगे गोपाल खेमका मर्डर, पारस में जिस तरह से घुस के दूसरे तल्ला पे घुस कर रूम में गोलीबारी और वहाँ हत्या, फिर ये सुल्तानगंज कांड, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं अचानक घट जाती है जो पूरे देश में रडार पे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। आप कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, लेकिन कोई एक बड़ी घटना, दुस्साहसिक घटना अगर हो जाती है और सोशल मीडिया पे फैल जाता है तो उसके बाद उसको संभालने में कई दिन लग जाते हैं। पारस कांड को संभालने में सरकार को 10 दिन लग गए। गोपाल खेमका के ठीक 10 दिन के बाद पारस कांड हुआ था। तो इसके बाद सुल्तानगंज कांड जो है, उसके बाद सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जिस कारण से सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और कल शपथ ग्रहण है और मेरी जानकारी में 15 तारीख से पहले व्यापक तौर पे फेरबदल भी होगा, पुलिस में भी होगा कहें और प्रशासनिक लेवल पे भी होगा। पुलिस की लिस्ट भी बन रही है, बहुत जगहों के एसडीपीओ हटाए भी जाएंगे, क्योंकि 19 तारीख से सरकार शिफ्ट कर जाएगी पंचायत भवन में, क्योंकि पंचायत भवन में महीने में 2 दिन सरकार बैठेगी और वहाँ लोगों की सुनेगी। तो उसके पहले सेटअप अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो फिर इस तरह से पंचायत भवन में सरकार जाने के बाद अगर आप सेटअप चेंज कीजिएगा तो हो सकता है नए सेटअप को समझने में, सीखने में समय लगता है। इसलिए उस पंचायत सरकार से पहले एक सेटअप चेंज होगा बिहार में, जो मेरी जानकारी और सेटअप की तैयारी हो रही है। लोगों का यह भी कहना है, जो लिस्ट भी बन रहा है, लोगों से पूछे भी जा रहे हैं आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे जाना है, और लोगों से चॉइस भी लिया जा रहा है अच्छे पदाधिकारियों से, जो सरकार के नज़र में अच्छे पदाधिकारी हैं, चाहे दोनों लेवल के, वर्दी में भी और बिना वर्दी वाले में भी। वैसे आज माननीय पर थी खबर, माननीय के खिलाफ सरकार सख्त है और देखना है जो ये सख्त कब तक रहेगी और किस लेवल तक जाके ये सख्ती बढ़ती जाएगी। हम और आप दर्शक दोनों इंतजार में रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।